2881। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये मानव इतिहास में शतरंज यानी चेस की बेहतरीन ऊंचाई और दुश्वार चोटी का प्रतीक है। ये वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेटिंग है जो शतरंज के दिग्गज मैग्नस कार्लसन ने हासिल की थी। लेकिन इस शिखर तक पहुंचने के पीछे का खेल क्या है, इसके अपने नियम और इसकी अजीबोगरीब भाषा आखिर क्या कहती है? आइए आज के इस रोचक विश्लेषण में इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शतरंज की इस दुनिया को थोड़ा और करीब से डीकोड करते हैं। एक ग्लोबल अथॉरिटी के बड़े लेवल से शुरुआत करके सीधे उन 64 स्क्वायर्स यानी उस बोर्ड तक चलेंगे जहां ये दिमागी जंग असलियत में लड़ी जाती है। ये सफर सच में बेहद कमाल का होने वाला है। इस पूरे सफर को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। पहला, ग्लोबल अथॉरिटी। दूसरा, ईलो रेटिंग सिस्टम। तीसरा, टाइटल की सीढ़ी। चौथा, बोर्ड को समझना। पांचवां, रणनीति और शब्दावली। और आखिर में समय और खेल का अंत। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव, ग्लोबल अथॉरिटी। यानी इस खेल को संचालित आखिर कौन करता है? दुनिया भर में शतरंज का सुप्रीम संचालक फीडे है। ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी से भी मान्यता मिली हुई है। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स आयोजित करना हो या खेल के यूनिवर्सल रूल्स तय करने हो, सब कुछ फीडे ही डिसाइड करता है। ये एक तरह से शतरंज की दुनिया का ग्लोबल स्टैंडर्ड है। अब अगर राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल की बात करें तो हर देश की अपनी एक अलग फेडरेशन होती है। उदाहरण के लिए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, जिसे AICF भी कहते हैं, 1951 में शुरू हुई और चेन्नई में बेस्ड इस संस्था ने देश को 37 से भी ज्यादा ग्रैंड मास्टर्स दिए हैं। और हाँ, 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद भी यहीं से निकले हैं। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे ये नेशनल बॉडीज अंतर्राष्ट्रीय चैंपियंस तैयार करने की नींव रखती हैं। दूसरा हिस्सा, द ईलो रेटिंग सिस्टम यानी महारत का गणित। एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि आखिर खिलाड़ियों की असली ताकत नापी कैसे जाती है। इसके पीछे एक बेहद रोचक गणित है जिसे प्रोफेसर आर्पैड एलो ने बनाया था और फीडे ने इसे 1970 में अपनाया। ये सिस्टम मानता है कि किसी भी प्लेयर का परफॉर्मेंस एक रैंडम वेरिएबल है। मतलब पुराने मैच रिजल्ट्स का एक मैथमेटिकल आकलन करके ये सिस्टम एक 4 डिजिट का नंबर निकालता है जो खेल में उसकी असली काबिलियत को दर्शाता है। इस ग्राफ पर नजर डालें तो एक बिगिनर या नोविस खिलाड़ी की रेटिंग आमतौर पर 1000 से कम होती है। वहीं एक एलीट प्लेयर 2700 का आंकड़ा पार कर लेता है। लेकिन जरा सोचिए, इन सबसे ऊपर एक ऐतिहासिक नंबर है, 2811। ये ऑल टाइम हाई पीक मैग्नस कार्लसन ने मार्च 2014 में छुआ था। ये जमीन आसमान का अंतर खिलाड़ियों के दर्जे को बिल्कुल साफ कर देता है। तीसरा हिस्सा, क्लाइंबिंग द टाइटल लैडर, खिताब हासिल करने की सीढ़ी। जैसे जैसे ये ईलो रेटिंग बढ़ती है, खिलाड़ियों को फीडे से आजीवन यानी लाइफ टाइम टाइटल्स मिलते हैं। शतरंज का सफर कैंडिडेट मास्टर से शुरू होता है, जिसके लिए कम से कम 2200 की रेटिंग जरूरी होती है। फिर आता है फीडे मास्टर 2300 पर और इंटरनेशनल मास्टर 2400 पर, और इन सब के ऊपर ग्रैंड मास्टर का दर्जा, जो 2500 से ज्यादा रेटिंग और 3 अलग नॉर्म्स पूरे करने पर मिलता है। ये चेस की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। चौथा हिस्सा, डिकोडिंग द बोर्ड, ग्रिड और इसकी सेना। अब इन ग्लोबल रूल्स और टाइटल्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधे उस बैटलफील्ड यानी चेस बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ की शब्दावली बिल्कुल अलग होती है। आइए इस अनोखी भाषा को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। खेल के बोर्ड को एक मैथमेटिकल ग्रिड की तरह देखा जाता है। बोर्ड पर जो 8 आड़ी यानी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, उन्हें रैंक कहते हैं, जिन्हें 1 से 8 तक नंबर दिया जाता है। वहीं जो सीधी वर्टिकल कॉलम्स होती हैं, उन्हें फाइल कहा जाता है और इन्हें A से H तक लेटर्स मिलते हैं। इन्हीं दोनों को मिलाकर बोर्ड के हर एक स्क्वायर का एक खास पता बनता है, बिल्कुल GPS कोऑर्डिनेट्स की तरह। और इस ग्रिड पर मौजूद सेना के हर मोहरे यानी पीस की एक अपनी मैथमेटिकल वैल्यू होती है, जिसे मटेरियल वैल्यू कहते हैं। सबसे ताकतवर मोहरा है रानी यानी क्वीन, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा 9 होती है। उसके बाद हाथी यानी रूक 5 की वैल्यू के साथ। इन्हें मेजर पीसेस कहा जाता है। बिशप और नाइट जैसे माइनर पीसेस की वैल्यू 3.5 होती है और एक छोटे से प्यादे यानी पॉन की वैल्यू सिर्फ 1 होती है। खेल के दौरान खिलाड़ी किस पीस की कुर्बानी देनी है, इसके लिए इसी गणित का इस्तेमाल करते हैं। पर इन सभी मोहरों में से एक मोहरा सच में थोड़ा हटके है, और वो है नाइट, जिसे हम घोड़ा कहते हैं।
ये खास इसलिए है क्योंकि पूरे बोर्ड पर अकेला यही एक ऐसा पीस है जो दुश्मन या दोस्त किसी भी दूसरे मोहरे के ऊपर से छलांग लगा सकता है। ये हमेशा एक एल शेप में चलता है और सबसे मजेदार बात यह है कि जिस रंग के स्क्वायर से ये चलना शुरू करता है हमेशा उसके ऑपोजिट रंग वाले स्क्वायर पर ही लैंड करता है। 5वां हिस्सा, टैक्टिक्स और टर्मिनोलॉजी, आक्रमण की भाषा। तेजी से आक्रमण करने के लिए खिलाड़ी अलग अलग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है फॉर्क, जहां एक ही मोहरा एक साथ 2 जगह हमला करता है। फिर आता है पिन। इसमें दुश्मन के मोहरे को ऐसी स्थिति में फंसा दिया जाता है कि अगर वो हिला तो उसके पीछे रखा एक बड़ा और कीमती मोहरा मारा जाएगा। हैंगिंग का मतलब है किसी पीस को गलती से ऐसी जगह रख देना जहां से वो फ्री में मारा जा सके। और हाँ, एक कमाल का नियम है प्रमोशन। अगर एक प्यादा बोर्ड के आखिरी छोर यानी 8th रैंक तक पूरे सफर को तय कर ले तो वो एक नए और ताकतवर मोहरे में बदल जाता है। आमतौर पर इसे क्वीनिंग भी कहते हैं क्योंकि वो रानी बन जाता है। आक्रमण करने के इन सभी तरीकों के अलावा मैच को नापने का भी एक नियम है। यहां प्लाई और मूव के बीच का फर्क समझना होगा। प्लाई का मतलब है एक हाफ मूव, यानी जब बस एक खिलाड़ी अपनी बारी चलता है। लेकिन एक पूरा मूव तब बनता है जब दोनों खिलाड़ियों ने अपनी बारी पूरी कर ली हो, यानी 2 प्लाई मिलकर एक पूरा मूव बनते हैं। एक गेम कितना लंबा चल रहा है ये नापने के लिए इन शब्दों का ज्ञान होना अनिवार्य है। 6वां और आखिरी हिस्सा, टाइम इन एंडिंग्स, घड़ी से दौड़। बोर्ड पर मौजूद पीसेस के अलावा एक और बहुत बड़ी ताकत है जो पूरे मैच का दबाव तय करती है, और वो है समय। ब्लिट्स जैसे प्रारूप में हर खिलाड़ी के पास पूरा गेम खत्म करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त होता है। वहीं रैपिड प्ले में थोड़ा सांसें लेने का वक्त मिलता है, लगभग 15 से 60 मिनट तक। ये समय की पाबंदी पूरे मैच की मानसिकता बदल कर रख देती है। खैर, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम खत्म होने का नतीजा सीधे हार होता है, भले ही बोर्ड पर कितने भी मोहरे क्यों न बचे हों। इससे फ्लैगिंग कहते हैं। यह शब्द पुरानी एनालॉग घड़ियों से आया है, जहां टाइम पूरा होने पर घड़ी के अंदर लगा एक छोटा सा फ्लैग ऊपर उठकर नीचे गिर जाता था। किसी भी खिलाड़ी के लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। लेकिन खेल हमेशा सिर्फ टाइम खत्म होने पर ही खत्म नहीं होता। और भी तरीके हैं, जैसे रिजाइन करना, जहां एक खिलाड़ी खुद अपनी हार मंजूर कर लेता है। एक और बहुत खास नियम है 50 मूव रूल। अगर लगातार 50 मूव तक ना ही कोई प्यादा आगे बढ़े और ना ही किसी पीस का शिकार हो तो गेम अपने आप ड्रॉ मान लिया जाता है। और आखिर में सबसे शानदार अंत, चेकमेट, जहां दुश्मन राजा पूरी तरह घिर जाता है और खेल का अंतिम मकसद पूरा हो जाता है। अब खेल के अंत की बात हो रही है तो द फूल्स मेट का जिक्र करना तो बनता है। शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन शतरंज का मैच सिर्फ 2 चालों में यानी 2 मूव्स में भी चेकमेट पर खत्म हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ काले मोहरों से खेलने पर ही हो सकता है। अगर वाइट पीसेस F3 और G4 खेलकर शुरू में ही ब्लंडर कर दें तो काला खिलाड़ी तुरंत E5 चलकर अपनी रानी को H4 पर लाता है और बस बिना किसी देरी के गेम वहीं चेकमेट। मैग्नस कार्लसन की 2881 रेटिंग के आंकड़े से शुरू होकर पलक झपकते ही ढेर कर देने वाले इस 2 मूव चेकमेट तक शतरंज की इस विशाल दुनिया और 64 स्क्वायर के बोर्ड की ये चर्चा काफी हैरानअंगेज रही है। एक सोचने वाली बात जरूर छूट जाती है कि आगे चलकर इस खेल का और कौन सा रोचक पहलू सामने आएगा। इस विश्लेषण से ये तो बिल्कुल साफ है कि शतरंज खेलना सिर्फ एक कला नहीं बल्कि समय, शब्दावली और गणित का एक बेहतरीन संतुलन है। अभी के लिए हमारी इस चर्चा में बस इतना ही।